हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में देखा था, है ना। दो चीज़ें हमने सीखी थी कि अगर हमें कोई एक वेक्टर दिया हुआ हो तो हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके साथ साथ ही आपको मैंने बताया था कि अब आपके पास कोई भी वेक्टर जो होगा वो आई जे के टर्म्स में दिया होगा, है ना। तो आई के साथ कुछ कॉम्पोनेंट होगा, ऐसे ही जे कैप के साथ कंपोनेंट होगा और के कैप के साथ कंपोनेंट होगा। तो आपके पास जो वेक्टर होगा वो हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट के वेक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। जो भी वेक्टर्स है ये इसी फॉर्मेट का कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब हम इसमें ऑपरेशंस में देखते हैं कि हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं वेक्टर्स में, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है इक्वालिटी की, है ना, कि हम दो वेक्टर को इक्वल बोल सकते हैं कि नहीं। तो लास्ट क्लास में आप लोग इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन भी मैंने बताया था, है ना, कि वेक्टर इक्वल कब हो। इक्वल वेक्टर हम किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, है ना। तो वैसे ही अगर मैं इक्वल वेक्टर की बात करूं, है ना, और इक्वालिटी ऑफ वेक्टर कि हम दो वेक्टर को इक्वेट कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हम दो वेक्टर्स को इक्वेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, है ना। और मान लो कि मैं ए वेक्टर को जनरल फॉर्म में a1i प्लस a2j प्लस a3k फॉर्मेट का ले रहा हूं, ठीक है। वैसे ही मैं बी वेक्टर को b1i प्लस b2j प्लस b3k फॉर्मेट का ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम दो वेक्टर को इक्वल करेंगे तो ये दोनों चीजें भी यहां पे इक्वल होना चाहिए, है ना। तो a1i प्लस a2j प्लस a3k होगा। वैसे ही b1i प्लस b2j प्लस b3k होगा, है ना। और ये दोनों चीजें इक्वल होगी। ये दोनों चीजें अगर इक्वल होगी, अगर कोई हमें वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से दिया हुआ है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कंपोनेंट वाइज क्या हो, आपस में सब इक्वल हो, है ना। कंपोनेंट वाइज क्या हो, आपस में इक्वल हो, यानी i का कंपोनेंट i के इक्वल, j का कंपोनेंट j का इक्वल और k का कंपोनेंट k के इक्वल, है ना। तो इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर हम दो वेक्टर को इक्वल करते हैं देन क्या होगा? देन देयर देयर कंपोनेंट्स आर, है ना। और कौन सा कंपोनेंट्स? स्केलर कंपोनेंट, है ना। स्केलर कंपोनेंट लास्ट क्लास में आपको याद होगा, स्केलर कंपोनेंट्स आर इक्वल, है ना। देन देयर स्केलर कंपोनेंट्स आर इक्वल। और स्केलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि a1 किसके इक्वल होगा? a1 b1 के इक्वल होगा, एंड a2 b2 के इक्वल होगा, एंड a3 b3 के इक्वल होगा, है ना। तो जब हमें कोई वेक्टर इक्वल करने के लिए बोलता है तो हमें उसके कंपोनेंट वाइज टर्म्स को इक्वल करना पड़ता है, तभी आप उसको क्या बोल पाओगे कि वो दोनों वेक्टर इक्वल है ना। तो कंपोनेंट वाइज आपका सेम होना चाहिए, और अगर ये कंपोनेंट सेम होगा तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा और डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ये दोनों इक्वल कर देते हो तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी दो वेक्टर इक्वल करने के लिए बोले या किसी क्वेश्चन में बोले कि ये इक्वल है तो हमें क्या करना है? इस तरीके से कंपोनेंट वाइज हमें इक्वल करना पड़ता है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि वेक्टर को कभी हम इक्वल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसी में दूसरा पार्ट है, अगर हम वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। हमें हमारे पास ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन? एडिशन का ऑपरेशन, ठीक है। साथ ही साथ इस वाले में भी देख लो, जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी वाला पार्ट तो कर दिया। वैसे ही एक पॉइंट इसमें आप नोट कर लो साइड में, इनइक्वालिटी ऑफ वेक्टर इज नॉट वैलिड, है ना। इनइक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इनइक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स इज नॉट वैलिड, है ना। कभी भी हम वेक्टर में इनइक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे, क्लियर है। कभी भी हम वेक्टर में इनइक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे। क्यों? कभी भी हम इस टाइप से नहीं लिखेंगे a ग्रेटर देन b वेक्टर, है ना, या a लेस देन इक्वल टू b वेक्टर, इस टाइप का टर्म हमें कहीं भी नहीं लिखना। ये सब एक्सप्रेशन क्या है? ये सारे एक्सप्रेशन गलत एक्सप्रेशन है, क्लियर है। तो इस टाइप का कोई भी टर्म हमें यूज नहीं करना है वेक्टर में, और कभी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा,
है ना। लेकिन हम मॉड के टर्म में बात कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड बोले तो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड बी ये हो सकता है, लेकिन वेक्टर क्या होगा आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज है एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर अगर हम बोलते हैं तो इन जनरल टर्म में मान लो मुझे दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी वेक्टर, ठीक है। मैं फिर से ए वेक्टर इसी फॉर्मेट का ले रहा हूं a1 a2 a3, है ना, i j k कंपोनेंट में, और बी वेक्टर में ले रहा हूं b1 i b2 j और b3 k, ठीक है। अगर मैं यहां पे कंपोनेंट अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करता हूं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करने पे क्या होगा कि हमें कैसे ऐड करना है, तो हमें कंपोनेंट वाइज ही ऐड करना पड़ता है, ठीक है। कभी भी हम दूसरे के साथ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो i को i के साथ ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा i1 a1 प्लस b1 i, है ना। वैसे ही a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप, ठीक है। तो वेक्टर में हमें, वेक्टर एडिशन में हमें यह ध्यान रखना है कि कैसे ऐड होता है, कंपोनेंट वाइज ही ऐड होता है, ठीक है। वेक्टर आपको हमेशा इसी फॉर्मेट का गिवन होगा, तो आपको कंपोनेंट वाइज ही ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाने का ट्राई करूं कि अगर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मैंने मान लो ये ले लिया, ठीक है। ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है और ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर है। तो दो वेक्टर को ऐड करने का मतलब क्या होता है ना। तो देखो दो वेक्टर को ऐड करने का मतलब होता है कि हमें हमेशा कैसे ऐड करेंगे वेक्टर को, ग्राफ के थ्रू अगर समझने का ट्राई करो तो हमेशा हम हेड को टेल से ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? किसको ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन हेड टू टेल और टेल टू हेड, ठीक है। तो हमेशा हम टेल को हेड से या हेड को टेल से ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो एक वेक्टर मेरा इस तरीके से ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर मैंने बी वेक्टर यहां पे ले लिया, इस टाइप से है, ठीक है। दोनों वेक्टर को अगर हमें ग्राफ में शो करना है तो पहले हमें हेड को टेल से ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो हेड को टेल से ज्वाइन करने का कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखो ये वेक्टर तो हेड और टेल से ज्वाइन नहीं है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे। याद है आपको बताया था मैंने कि ये क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है। अगर मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूं इजीली, ठीक है। तो ये देखो मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, और मैं इसके हेड को ए वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैं सेम वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करके लेके आ रहा हूं और इतना शिफ्ट करेंगे कि हमें क्या हो जाए, जो आपके पास ए वेक्टर है ना, उसको हम सेम उसी डायरेक्शन में फिक्स रखते हुए देखो मैंने इसके हेड से ज्वाइन करके इस तरीके से बना दिया, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो गया। अब ए प्लस बी वेक्टर कौन सा होगा, ए प्लस बी वेक्टर जो आपका टेल बच गया और जो आपका हेड बच गया, इस दोनों को ज्वाइन कर दोगे, है ना, इस दोनों को ज्वाइन कर दोगे। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ठीक है। तो इस दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? तो हमेशा कभी भी अगर आपको वेक्टर को ज्वाइन करना हो तो हमेशा हम इसी तरीके से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और ये ज्वाइनिंग किस तरीके से कहलाता है, ये ज्वाइनिंग कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिजिक्स में आपने किया होगा कि वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है तो हमें कौन सा लॉ यूज करना पड़ता है, ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ता है। और ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर आपका दो वेक्टर ट्रायंगल के साइड के अलोंग है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये दो साइड है, तो एक वेक्टर मैं इस तरीके से ले रहा हूं, दूसरा वेक्टर मैं इस तरीके से ले रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कौन सा देगा, ये वाला हमारा जो थर्ड साइड होगा उसका वो कौन सा साइड होगा, ये ए प्लस बी वेक्टर ही होगा। क्लियर है? तो ये मेरा हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, बस ये ध्यान रखना कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर अलग अलग जगह पे दिया हो तो आप उसको शिफ्ट करके इस पोजीशन पे ले आओ और उसके बाद फिर ऐड करो, तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर दिखेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का मेरा ये इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये मेरा हो गया वेक्टर
एडिशन, है ना, कभी भी आपको दो वेक्टर को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ऐड करेंगे, है ना। कहीं भी वेक्टर आपको दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मुझे एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, एक वेक्टर मुझे इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे बोला है कि ग्राफ में इसको शो करो कि इसका रिजल्टेंट किस तरफ होगा। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करके मैं यहां पे लेके आऊंगा, है ना। ये वाला कहां पे आ जाएगा, इसके हेड पे, है ना। तो इसका हम विदाउट डायरेक्शन चेंज किए हुए आप इसके हेड को यहां से ज्वाइन कर दो, तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया और ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, जो आपका हेड और टेल बच गया उसको आप ज्वाइन कर दो, है ना, टेल को हेड से ज्वाइन कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, है ना। तो कहीं भी हो वेक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमेशा आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, वेक्टर को ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वेक्टर एडिशन में जो आप प्रॉपर्टी देखोगे, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करूं तो पहला प्रॉपर्टी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा अब कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, ठीक है, आप ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें कौन से कैसे ऐड करना पड़ता है, कंपोनेंट वाइज ही ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी ऐड करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारा हो जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप देख लो। वैसे ही अगर आपके पास तीन वेक्टर है, ए बी और सी वेक्टर, ठीक है, अब मान लो दो वेक्टर को पहले ऐड करके फिर थर्ड में ला रहे हो, या बाद वाले दो को ऐड करके पहले वाले में ऐड कर रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव, तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो बस ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे दोनों चीजें वैलिड है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसमें चीजें कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, है ना, याद होगा आपको, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो अगर आइडेंटिटी अगर कोई मुझसे पूछता है तो आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी हम किसको बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आपको चाहिए जिसको यहाँ पे ऐड करने पे आपको क्या मिले, सेम वेक्टर मिले। तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर, है ना। जीरो वेक्टर को आप किसी भी साइड से किसी भी वेक्टर में ऐड करो तो ये क्या होता है, सेम देता है। तो यहाँ पे जीरो क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और वैसे ही अगर आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारे पास अगर कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, हमें इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, जीरो वेक्टर मिल जाए, है ना। तो कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे, इसका नेगेटिव वेक्टर, है कि नहीं। और ये आप किसी भी तरफ से ऐड करो आपको सेम चीज मिलने वाला है। तो यहाँ पे माइनस ए को हम क्या बोलते हैं, माइनस ए वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, ये क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास आइडेंटिटी होगा तो हम ये सब चीजें तो चेक करेंगे ही, ठीक है। तो बस मैंने इसलिए चेक करके आपको बता दिया कि ये सब चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया वेक्टर एडिशन की बात, कि वेक्टर को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका वो पिक्चर माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें हेड को टेल से ज्वाइन करना है, तभी हम इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरा इसका ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, डिफरेंस, है ना। तो आप वेक्टर को क्या कर सकते हो, डिफरेंस भी कर सकते हो, है ना। तो डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर, तो वेक्टर का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वेक्टर डिफरेंस का मतलब क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वेक्टर। तो अगर मुझे दो वेक्टर को डिफरेंस करना है, ठीक है, तो सेम वही चीज, अगर मैं ए वेक्टर को a1 a2 a3 के फॉर्मेट में लिखूं, a1i a2j और a3k, ठीक है। और बी वेक्टर को मैं ले लेता हूं b1i b2j और b3k, ठीक है। अगर मैं दोनों को डिफरेंस कर रहा हूं तो डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस बस सिंपल कंपोनेंट वाइज ही डिफरेंस होगा। तो i कंपोनेंट के वेक्टर को आपको माइनस करना है, j कंपोनेंट के वेक्टर को भी आपको माइनस करना है, और k कंपोनेंट के वेक्टर को भी आपको क्या करना है, माइनस करना है ना। तो आप इस तरीके से डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे इजीली, कोई प्रॉब्लम
नहीं होगा, है ना। तो अगर वेक्टर के फॉर्मेट दिया तो आप वेक्टर को कंपोनेंट वाइज, है ना, इसमें सब कुछ कंपोनेंट वाइज होता है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंपोनेंट वाइज है। लेकिन अगर कोई मुझे ग्राफ में दे देता है कि अगर मुझे कोई बोलता है कि मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है, और मुझे इन दोनों का क्या करना है, a माइनस बी कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी टाइप का कुछ भी नहीं होता है ना। डिफरेंस के टर्म में अगर सोचोगे तो डिफरेंस भी क्या है, एक तरीके से एडिशन ही है ना। तो हम क्या करेंगे, a प्लस माइनस टाइम्स बी वेक्टर करेंगे, है ना। यानी हमें a के साथ b वेक्टर को माइनस टाइम्स b वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो एक तरीके का एडिशन ही है, बस हमें क्या करना है, माइनस b निकालना है। तो माइनस b हम कैसे निकालेंगे, सोचो कि अगर मेरे पास b ऑलरेडी पता है ना, याद होगा आपको कि आपको नेगेटिव ऑफ वेक्टर बताया था। तो अगर b वेक्टर पता है तो माइनस b किस तरफ होगा, सेम टाइप का होता है, बस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये मेरा माइनस बी वेक्टर हो गया। अब सिंपल सेम टाइप का कैसा क्वेश्चन बन गया, जैसे हमने पहले किया था कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसके टेल को इसके हेड के पास लेके आना पड़ेगा, है ना। तो नीचे वाले ए वेक्टर को मैं सेम इसी पोजीशन पे रख रहा हूं और बी वाले वेक्टर को मैं शिफ्ट करके इस तरफ लेके आ रहा हूं, ताकि इसका जो टेल है वो इसके हेड के साथ मर्ज हो जाए, है ना। तो देखो मर्ज करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा क्या, ये मेरा कौन सा वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर, और ये मेरा कौन सा वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है ना। और रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे होगा, रिजल्टेंट वेक्टर फिर उसी तरीके से हेड को टेल से ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, और इसको रिजल्टेंट क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर। क्लियर है। तो ये मेरा हो गया ए माइनस बी वेक्टर। वैसे ही सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, सेम ही चीज है। सब्ट्रैक्शन भी एक तरीके से एडिशन नहीं होता, बस नेगेटिव टाइम्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अगर आप फिगर के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करें तो इस तरीके से कर सकता है। अगर मैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कंबाइन करूं, ठीक है, तो मेरे पास एक लॉ बनता है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। और पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है जो इसके दोनों साइड के अलोंग है, ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये वेक्टर मान लो मेरा ए वेक्टर है, ये वेक्टर मान लो मेरा बी वेक्टर है। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऐसा ही एक वेक्टर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं, है ना। तो ये वेक्टर भी कितना हो जाएगा, ये वेक्टर भी ए वेक्टर ही हो जाएगा। और इस वेक्टर को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो यहां पे भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो ये वेक्टर भी क्या होगा, बी वेक्टर भी होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है तो हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो ये चारों मिलके एक्चुअली में क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है ना। और पैरेललोग्राम जब भी फॉर्म करेगा तो जो इसका डायगोनल होगा, ठीक है। अब देखो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे, जैसे अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा आपका, ये वेक्टर देखो इसका हेड और टेल से ज्वाइन है, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये आपका ए प्लस बी वेक्टर डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। और इसको ज्वाइन करोगे तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा, ये आपका ए माइनस बी वेक्टर बनेगा। आप चेक करके देखना, ये क्या होगा आपका ए माइनस बी वेक्टर होगा, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स आर along the side of adjacent, है ना, along the adjacent side of parallelogram, है ना, adjacent side of parallelogram, then resultant, है ना, then resultant किस तरफ होगा, will be along diagonal of the parallelogram, है ना। देखो दोनों a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो किस तरफ है, resultant will be along the diagonal of parallelogram, है ना। तो a प्लस बी और b प्लस a किस डायरेक्शन में, डायगोनल के अलॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरीके से आप दिखा सकते हो, बस आप ये ध्यान रखना कि कौन सा वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से वेक्टर का एडिशन कर सकते हो, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको ये चीज पता चल गया कि वेक्टर हम एडिशन इस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको ऐसे लिख के एक बना के दूं, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये मैं देखो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, और इस ट्रायंगल में मान लो मैं हर एक साइड के अलोंग एक एक वेक्टर ले रहा हूं, तो ये मेरा हेड है और ये मेरा टेल है, ठीक है, तो इसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा मैं ले रहा हूं इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले रहा हूं, देखो, तो यहां पे मेरा हेड हो गया और ये मेरा टेल हो गया, जिसको मैं बी वेक्टर बोल रहा हूं, और एक थर्ड साइड भी है, थर्ड साइड के अलोंग भी मैं एक वेक्टर ले रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, ये मेरा सी वेक्टर हो गया। तो अगर कोई पूछता है कि इस ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, तो आप कैसे निकाल पाओगे, ठीक है। तो मुझे ये पता है, देखो यहां पे इस वाले केस में मुझे ये पता है कि अगर हेड और टेल से ज्वाइन होगा तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो ए और बी वेक्टर को ध्यान से देखो आप, ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल से ज्वाइन है, यानी ये दोनों वेक्टर क्या है, सही तरीके से ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं। तो सही तरीके से अगर ये ज्वाइन किया हुआ है, तो अगर हम मान लो कि ये सी वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है, सी वाला पार्ट अगर नहीं होता, तो देखो आपका ए इस तरफ है, दिख रहा है, और बी आपका इस तरफ है कि नहीं, ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट हो जाता है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता तो ये क्या बन जाता मेरा, ए प्लस बी बन जाता है कि नहीं। लेकिन यहां पे जो सी वेक्टर दिया हुआ है, ये सी वेक्टर किस डायरेक्शन में, इसी रिजल्टेंट के डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी आपका माइनस सी के इक्वल हो जाएगा, नहीं है, ए प्लस बी का जो डायरेक्शन है और सी का जो डायरेक्शन है वो देखो क्या है, अपोजिट है, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम बन जाएगा, है ना, और इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिख रहा है क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यानी अगर आप किसी क्लोज्ड लूप में मूव करोगे तो सारे वेक्टर का सम कितना होगा, 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऐसे एक वेक्टर बना लेता हूं, ठीक है, मान लो मेरे पास ये 5 वेक्टर या 6 वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। अगर मैं इन सब का सम करूं तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। क्यों, क्योंकि देखो सब सही तरीके से ऐड है, ठीक है। रिजल्टेंट एक्चुअली में बता क्या रहा है, रिजल्टेंट एक्चुअली में बता रहा है कि जो आपका फाइनल एरो है और इनिशियली आपका जो टेल था, उस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ना। तो यहां पे देखो इनिशियल मेरे पास हेड ये था, टेल ये था, और फाइनली जो सब मिलके जो टेल हेड बना वो भी कहां पे, इसी पॉइंट पे, तो फाइनली कोई डिस्टेंस बचा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से अगर कहीं भी क्लोज लूप बन रहा हो, ठीक है, तो उसका सम कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि वेक्टर एडिशन हम कैसे कर रहे हैं, है ना, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर रहे हैं। तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर मेरे पास मान लो, अब हम 2 ऑपरेशन तो आप सीख गए, थर्ड ऑपरेशन पे आते हैं। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ था एक्चुअली में, फोर्थ हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो गया कि हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लिया मेरे पास एक वेक्टर है a1i a2j प्लस a3k, है ना, और मैं एक स्केलर ले रहा हूं, मान लो स्केलर क्या हो गया, कोई कांस्टेंट हो गया, तो k हमारा क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर में k से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो किसी ने अगर k वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये k क्या होगा, a जो वेक्टर था, a वेक्टर को अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, है कि नहीं। और इसमें k से मल्टीप्लाई किया तो ये k यहां आ जाएगा, और इस k से मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा, एक्चुअली में आपका सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलर में मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि आपका पूरा कंपोनेंट क्या हो जाता है, आपका स्केलर से मल्टीप्लाइड हो जाता है, ठीक ना। आपका पूरा कंपोनेंट क्या हो जाता है, स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी आप स्केलर मल्टीपल करोगे तो हमेशा वो स्केलर क्या होगा, हर एक वेक्टर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है। तो ये इजी सा रूल है, समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही आपने बहुत सारे ऑपरेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया होगा, है ना।
ऐसा ही हमने कहां पे किया था, मैट्रिक्स में भी किया था। तो मैट्रिक्स में अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, आई जे कॉम्पोनेंट के हर एक एलिमेंट से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही अगर आपके पास मान लो दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर के है और एक वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, उसको भी मैंने के से ही मल्टीप्लाई किया, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, के को कॉमन भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। सेम वही चीज, और सेम चीज माइनस के लिए भी वैलिड होगा। अगर आपके पास दो कांस्टेंट है के इंटू एम इंटू ए, है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, m को बाहर निकाल के k को अंदर भी ले जा सकते हो अगर आपको जरूरत है तो, या आप दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके भी a से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो जैसे स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही चीज है, ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है ना। इजी है इसमें। मान लो मेरे पास दो स्केलर है और वेक्टर सेम है m टाइम्स a, तो मैं क्या कर सकता हूं, सारे स्केलर को कंबाइन करके a को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो a इंटू के प्लस एम भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम कर सकते हैं ये सब चीजें, है ना। तो ये हमारे पास हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। किसी भी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप का रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कोलिनियरिटी वाला, ठीक है। आपको कोलिनियर वेक्टर बताया था, है ना, आपको मैंने कोलिनियर वेक्टर बताया था, याद होगा डेफिनेशन में देखो लिखा होगा कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, याद होगा आपको कि कोलिनियर वेक्टर हम किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर जो किसी तीसरे वेक्टर के क्या हो, अलोंग हो, है ना। तो जैसे अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन डायरेक्शन सेम तरीके से होना चाहिए ना, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का कोलिनियर वाला डेफिनेशन आपको याद होगा, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर अगर होगा हमारे पास, ठीक है, तो कोलिनियर का एक और प्रॉपर्टी होता है, ये चीज लिख लो, कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, कोलिनियर वेक्टर्स कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है। यानी यहां पे a एंड b क्या है, a एंड b आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर मतलब क्या क्या हो गया कंडीशन, कोलिनियर अगर कोई बोलता है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, हो सकता है वो पैरेलल है ना, हो सकता है वो एंटी पैरेलल हो सकता है वो कोइंसिडेंटल है ना। ये सब क्या है, कोलिनियर वेक्टर ही है, ठीक है। और जब भी आपके पास कोलिनियर वेक्टर होगा तो हमेशा आप क्या लिख पाओगे, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के टर्म्स में लिख सकते हो। यानी आप ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, के टाइम्स बी वेक्टर लिख पाओगे, है ना। के टाइम्स बी वेक्टर हम लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि यहां पे देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, बस डिफरेंस किस में आ रहा है, मैग्नीट्यूड में, है ना। तो इस वेक्टर को आप किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीट्यूड को अगर आप चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो कोलिनियर वेक्टर यही करता है, ठीक है। और स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखो यहां जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था कि मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ठीक है। इस ए वेक्टर में अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है ना। वो वेक्टर क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, ये वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। अगर ये 1 से ज्यादा होगा तो वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर के की वैल्यू 1 से कम होगी तो वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, इस वेक्टर से छोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन रहेगा के टाइम्स ए ही, है ना। तो स्केलर मल्टीपल भी और ये कोलिनियर वाला पार्ट भी यही चीज करता है, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर देखोगे तो ये देखो, ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर ही हैं, ठीक है। पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, कोइंसिडेंटल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक केस में क्या होगा, आपका चीजें सेम होगा,
है ना। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम कोलिनियर वेक्टर निकालते हैं। अगर कहीं पे कोलिनियर वेक्टर दिया हुआ हो तो आप इस तरीके से उसको डील कर सकते हो, है ना। तो यहां पे हमने प्लस माइनस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा, 3 टाइप के ऑपरेशन सीखे, और इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हमने देखा कि वेक्टर को इक्वल करेंगे तो क्या कंडीशन होगा, है ना। तो इन सब चीजों को यूज करके हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है जो ट्वाइस आई प्लस 3j प्लस 4k दिया हुआ है, ठीक है। किसी ने मुझसे बोला कि फाइंड बी जो कि ट्वाइस ए हो, तो हमें करना क्या है, ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी हर एक कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4i 6j प्लस 8k। क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ट्वाइस आई प्लस, मान लो सेम ले लेता हूं 4k, और एक दूसरा वेक्टर मैं लेता हूं i प्लस जे प्लस के, ठीक है, i प्लस जे प्लस के, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कंपोनेंट वाइज हमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो समझ में आ रहा है। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट वाइज ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा i प्लस ट्वाइस जे प्लस थ्राइस के, है ना। तो कंपोनेंट वाइज आपका ऐड होगा, कंपोनेंट वाइज आपका सब्ट्रैक्ट होगा। स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर इसका डबल हो जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो बी वेक्टर हमारे पास, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो ये क्या होगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि 2 कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो वेक्टर में देखो क्या चेंज हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन दोनों का सेम ही रहेगा, यानी आप ए वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट करो और बी वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट करो, दोनों वेक्टर क्या होंगे आपका सेम ही डायरेक्शन देगा, है ना। डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको पॉइंट बना के लिख लो, इफ अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड, इफ अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, then only its magnitude changes, है ना, only its magnitude changes but direction remains same, है ना, but direction remains same, है ना। तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, है ना, लेकिन रहेगा वो उसी के पैरेलल ही रहेगा, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन है, बाकी आपको यूनिट वेक्टर निकालना आता है ना, और बाकी सब कुछ आपको कैलकुलेट करना आता है। इसके बाद आप एक्सरसाइज 10.2 लास्ट क्लास में आपको इसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन के अलावा आप बाकी सारे क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी हर एक क्वेश्चन में आपको या तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है या फिर वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो वो सब चीजें आप कैलकुलेट कर पाओगे इजीली, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ ही मेरे पास एक और चीज यहां पे वैलिड होता है, क्योंकि देखो वेक्टर्स, है ना, वेक्टर्स आपके पास क्या होता है ना, वेक्टर्स में या पोजीशन वेक्टर्स में आप क्या लगा सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। तो वेक्टर्स को अगर आपको सोचना है ना, वेक्टर को अगर आपको सोचना है तो आप किस तरीके से सोच सकते हो, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी सोच सकते हो, है ना, जो आपने कोऑर्डिनेट में 3D में पढ़ा था, है ना, याद होगा आपको। अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, याद होगा। यहाँ पे मेरे पास मान लो बी है, ये क्या है x2 y2 z2 है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास सी है, x3 y3 z3 है, ठीक है। अब देखो ये 3 पॉइंट अगर मेरे पास है और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, ठीक है, तो हम, या मान लो कि ये ए और सी हमें दिया हुआ है, हमें बी पॉइंट का निकालना है, ये k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, है ना, k:1 रेशियो, याद होगा आपको। तो इसका हम x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं, x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 प्लस k टाइम्स x3 बाई k प्लस 1, याद होगा, y1 प्लस k टाइम्स y3 बाई k प्लस 1, है ना, ये 3 है, और
Z1 प्लस k टाइम्स Z3 अपॉन k प्लस 1, याद होगा आपको। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है तो ये कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन होगा, है ना। मान लिया मैं इसका ओरिजिन यहाँ पे है, अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे, है ना, अगर आप इसको यहां से ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो ये OA क्या बन जाएगा, एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। याद होगा आपको, पोजीशन वेक्टर हमने किया था, है ना। और अगर OA वेक्टर है तो OA वेक्टर को हम कैसे लिख पाएंगे, x1i प्लस y1j प्लस z1k, याद होगा आपको, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास C पॉइंट है, C को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां से, ठीक है, तो ये OC वेक्टर बन जाएगा। तो OC वेक्टर क्या होगा, x3i प्लस y3j प्लस z3k, ठीक है। और अगर मैं अगर k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड होगा इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, OB वेक्टर, है ना। और OB वेक्टर आप क्या लिखोगे, दिस इंटू आई, दिस प्लस दिस इंटू जे प्लस दिस इंटू के, है ना। और देखो इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो, OA वेक्टर प्लस k टाइम्स OC वेक्टर डिवाइडेड बाय k प्लस 1। देखो यहां पे ध्यान से, है ना। अगर आप OB वेक्टर को मान लो x i y j z के लिखते हो तो यहां से ये कंपोनेंट वाइज सबको लिखोगे और कंपोनेंट वाइज ब्रेक करोगे तो ये यही टर्म निकल के आएगा, है ना। तो कंपोनेंट वाइज जब ब्रेक करोगे तो ये क्या मिलेगा, x1 प्लस k टाइम्स x3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू आई, चेक करना, है ना, y1 प्लस k टाइम्स y3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू जे कैप, है ना। और ये क्या होगा, z1 प्लस k टाइम्स z3 अपॉन k प्लस 1, और ये मेरे पास k कैप आ गया, क्लियर है। तो ये आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला हमें कहाँ पे यूज करना है, जब तक हमें पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हो। ये सब किसके लिए वैलिड है, पोजीशन वेक्टर के लिए, ठीक ना। ये पोजीशन वेक्टर होगा तभी आप ये चीज यूज कर पाओगे, वरना किसी और में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उस टाइप से कि आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पोजीशन वेक्टर से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको 2-3 चीजें समझ में आई कि कैसे हमें वेक्टर्स को हमें कौन कौन सा ऑपरेशन यहां पे हम कर सकते हैं और कौन कौन सा ऑपरेशन हम यहां पे लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अब आपको ऑलरेडी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपके पास मान लो 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप वेक्टर कैसे बनाओगे, है ना। 2 अगर पॉइंट आपको दिया हुआ है तो वेक्टर कैसे बनाओगे, ठीक है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, मान लो मेरे पास एक वेक्टर A है जिसका कोऑर्डिनेट x1i, है ना, या x1 y1 z1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, ठीक है। हमें ये वेक्टर लिखना है, इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो एक डायरेक्शन बन रहा है ना, और एक मैग्नेट लेंथ भी हमें दिख रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। तो देखो AB वेक्टर मतलब क्या हो गया कि A से B की तरफ जाना है, ठीक है। तो देखो AB वेक्टर जब आप लिखोगे तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये मेरा क्या है, पॉइंट है, ठीक है। ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे वेक्टर कैसे बनेगा, तो जहां से बाद वाला पॉइंट होगा, है ना, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना है, तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1 और i कैप क्योंकि x में कर रहे हैं, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप और z2 माइनस z1 इंटू के कैप, क्लियर है। तो ए बी वेक्टर आपको इस तरीके से लिखना है, यानी अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो पॉइंट को ज्वाइन करके आप वेक्टर बना सकते हो, क्लियर है। किसी भी पॉइंट का कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता और पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो हमेशा हमें जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो किसके टर्म्स में कर रहे हैं, वेक्टर्स के टर्म में ही कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना है कि वेक्टर्स ज्वाइनिंग पॉइंट्स, अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, वेक्टर बना सकते हो। और कैसे वेक्टर बनाएंगे, है ना, A से B अगर लिखा हुआ है तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना, अगर B A लिखा होता तो x1 माइनस x2 लिखते हैं,
ठीक है। तो वो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद आप एक्सरसाइज 10.2 के, है ना, एक्सरसाइज 10.1 हमारा हो चुका है, 5 क्वेश्चन थे उसमें, 10.2 के अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2, ठीक है, ये चैप्टर हमें अब कंप्लीट करना है, ठीक है। और 3 तक कर चुके हो, अप टू टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल मेरे पास 19 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। 10 क्वेश्चन और ऐड कर लो और 15 तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, उसे कंप्लीट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको अब कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट कर लो, ज्यादा नहीं है, 1 घंटे बैठोगे ये सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर का एक और ऑपरेशन पढ़ेंगे, है ना, जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, वो भी मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन वो वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो वेक्टर को कैसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक आप ये पार्ट कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।